नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारे चैनल पर डेली आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कराए जाते हैं। आज है 24 अगस्त 2026 और 24 अगस्त 2026 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वह सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि करंट अफेयर्स का पोर्शन कितना ही ज़रूरी होता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। यानी करंट अफेयर्स जो है हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। ये आप स्किप नहीं कर सकते। हम अपने वीडियो में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और आर्थिक संबंधित सभी क्वेश्चंस को लेकर आते हैं। तो आप बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और यदि आप मतलब कि कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको यूपीएसआई टारगेट सीरीज भी दी जा रही है, आप उसको भी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। हमारा प्रण है कि हम 60 दिन में यूपीएसआई के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे टारगेट सीरीज के अंतर्गत। और जो अभी अपकमिंग वैकेंसी है एसआई की, यानी आप मानकर चलिए कि सितंबर लास्ट अक्टूबर फर्स्ट वीक तक वो देखने को मिल सकती है, तब तक हम पूरा अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आगे बढ़ने से पहले बस आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है डीएल लर्नर एकेडमी। हमारे चैनल का नाम है डीएल लर्नर एकेडमी। आप जाइए सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए डीएल लर्नर एकेडमी और जो पहला आइकन आपको दिखाई दे उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिल सके। जो भी भाई बहन यूपीएसआई और यूपी पुलिस की खास तौर से तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ना न भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको वही टॉपिक कराए जाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले टॉपिक में, यानी आज के सेशन में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। हमारा पहला प्रश्न कहता है क्या राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो 2026 मनाया गया 23 अगस्त 2026 को। ठीक है, अब 23 अगस्त 2026 को मनाया गया है। तो क्यों मनाया गया है? भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। यह 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के सफल सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग की थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? विक्रम, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है विक्रम। विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जबकि प्रज्ञान रोवर ने सतह पर वैज्ञानिक अध्ययन किया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, चंद्रयान 3 ने भारत को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन सा देश बनाया? तो जो है चंद्रयान 3 ने भारत को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनाया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, चौथा देश। ठीक है, भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना। साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट उतरने वाला पहला देश बना है। अगर देखिए, अगर क्वेश्चन में पूछे कि दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पे उतरने वाला कौन सा देश बना है, तो आप कहेंगे पहला देश बना है। और वैसे पूछा जाए कि सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन सा देश बना है, तो आप कहेंगे कौन सा है? चौथा। पहले नंबर पर कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका पहले नंबर पर है, उसके बाद रूस है आपका, उसके बाद चीन है यानी चाइना है, तब उसके बाद भारत है। ठीक, यानी अगर क्वेश्चन में पूछे कि भारत जो है भारत जो चंद्रमा पर के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला कौन सा देश बना है, तो आप कहेंगे पहला देश बना है। यदि ये पूछे कि सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन सा देश बना है चंद्रमा पर, तो आप कहेंगे चौथा देश बना है। पहला देश कौन सा है? अमेरिका, दूसरा रूस और तीसरा चाइना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस मिशन की सफलता से संबंधित है? तो जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है वह किस मिशन की सफलता से संबंधित है, तो आप कहेंगे चंद्रयान 3 की सफलता से संबंधित है। ठीक, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग हुई थी। इसी उपलब्धि की स्मृति में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण जो हुआ था वह 14 जुलाई 2023 को हुआ था। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान का प्रक्षेपण हुआ था, चंद्रयान 3 का।
देखिए, ये इसके बारे में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है, तो उसी के संदर्भ में एक बार हम फिर से पूरा आपका रिवीजन करवा रहे हैं चंद्रयान 3 के बारे में, ठीक है? ताकि जो भी बातें आप भूल चुके हैं, उसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में स्थायी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है 2026 में ब्रिक्स यूथ और स्पोर्ट मिनिस्टर मीटिंग कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आप सभी को पता होगा कि ये विशाखापत्तनम में आयोजित हुई है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए 2-3 दिन से लगातार इससे ब्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोग इसको भूलना मत, क्योंकि ये अभी हाल ही में हुआ है, तो एग्जाम में भी यह बहुत जरूरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है क्या 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो ये है आपकी किसके पास? भारत के पास, ठीक, भारत के पास है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है ब्रिक्स टूरिज्म मिनिस्टर ने 2026 में कौन सा डिक्लेरेशन अपनाया है? तो ये अपनाया है जयपुर डिक्लेरेशन, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, जयपुर डिक्लेरेशन। 21 अगस्त 2026 को जयपुर में ब्रिक्स टूरिज्म मिनिस्टर ने ब्रिक्स टूरिज्म मिनिस्टर कम्युनिक 2026, जिसे जयपुर डिक्लेरेशन भी कहा गया, सर्वसम्मति से अपनाया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा जयपुर डिक्लेरेशन में निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिकता में शामिल है? हमको बताना है कि कौन सा क्षेत्र है जो प्राथमिकता में शामिल है। एआई और टूरिज्म, पर्यटन कौशल, सस्टेनेबल टूरिज्म, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, उपरोक्त सभी, यानी ये भी आपका शामिल है, पर्यटन कौशल शामिल है और सस्टेनेबल टूरिज्म भी शामिल है, यानी ये तीनों ही शामिल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है 2026 ब्रिक्स टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? तो हमको बताना है कि ब्रिक्स टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग्स की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ये हैं, क्या है ये? केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं, और इन्होंने ही जयपुर में हुई बैठक की अध्यक्षता की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न क्या कहता है उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया है? तो हमको बताना है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। तो इसने क्या निर्णय लिया है? 180 दिन मातृत्व अवकाश 2 बार, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। यूपी कैबिनेट ने राज्य की महिला सरकारी कर्मचारियों की सेवा अवधि में 2 बार 180 दिन का पेड मैटरनिटी लीव देने संबंधी व्यवस्था को मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है यूपी के निर्णय में किस नियम में संशोधन किया गया है? तो इसमें किस जो है यूपी के निर्णय में किस नियम में संशोधन किया गया है? रूल 153(1) में संशोधन किया गया है, ऑप्शन इसका सही जवाब है, ठीक है, रूल 153(1). उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 2 के रूल 153(1) में संशोधन किया गया और पहले लागू 2 मैटरनिटी लीव्स के बीच न्यूनतम 2 वर्ष के अंतर की शर्त हटाई गई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है यूपी के निर्णय में किसी भी 180 दिन की समान लीव सुविधा दी गई है, किसे? तो ये दिया गया है किसको? एडॉप्टिव मदर्स, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, यानी निर्णय में एडॉप्टिव मदर्स को भी 180 दिन के मैटरनिटी रिलेटेड लीव्स बेनिफिट्स का प्रावधान शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है नमस्ते स्कीम, ठीक है, नमस्ते स्कीम का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है क्या? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनिज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नमस्ते का उद्देश्य सैनिटेशन वर्कर्स की सुरक्षा बढ़ाना और सेवर या सेप्टिक टैंक्स क्लीनिंग में हजार्डस मैनुअल प्रैक्टिस को कम करना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। नमस्ते स्कीम को ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव किस मंत्रालय ने दिया है? ठीक, तो ये दिया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मंत्रालय ने नमस्ते के कवरेज को अर्बन लोकल बॉडीज से आगे रूरल इंडिया तक ले जाने का प्रस्ताव रखा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है क्या नमस्ते स्कीम के विस्तार के लिए प्रस्तावित राशि कितनी है? तो यह है 498.73 करोड़, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है। वर्तमान वित्त वर्ष 2030 से 31 तक स्कीम के विस्तार के लिए 498.73 करोड़ के आउटले का प्रस्ताव है। आगे बढ़ते देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है क्या नमस्ते स्कीम मूल रूप से किस वित्त वर्ष में शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 2023-24 में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 2023-24। नमस्ते स्कीम को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में शुरू किया गया था। आगे बढ़ते देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है।
अगला प्रश्न कहता है कि नमस्ते से संबंधित नमस्ते डे कब मनाया जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कब मनाया जाता है, 14 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 14 जुलाई। आगे बढ़ते देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है 2025-26 सेशन में एथेनॉल प्रोडक्शन में शुगर की हिस्सेदारी लगभग कितनी बताई गई है? तो ये 9% बताई गई है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सरकारी जानकारी के अनुसार शुगर का एथेनॉल प्रोडक्शन में उपयोग 2022-23 के लगभग 12% से घटकर 25-26 में करीब 9% हुआ है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, भारत में वर्तमान एथेनॉल प्रोडक्शन का लगभग 3/4 हिस्सा किससे आता है? तो ये अनाज यानी विशेषकर मक्का से आता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, सरकार के अनुसार एथेनॉल प्रोडक्शन का लगभग 3/4 हिस्सा ग्रेन्स यानी विशेषकर मैज से आता है, यानी मक्का से आता है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न का कहता है हमारा, हाल ही में चीनी की कीमतों में वृद्धि के लिए सरकार ने मुख्य कारणों में क्या बताया है? कम घरेलू उत्पादन और बढ़ी मांग, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सरकार ने हाल ही में चीनी की कीमतों के लिए कम घरेलू उत्पादन और बढ़ी मांग को जिम्मेदार बताया है। सरकार ने शुगर प्राइस राइज को मुख्यतः कम डोमेस्टिक आउटपुट, फेस्टिव डिमांड, ग्लोबल सप्लाई टाइटनिंग, मौसम रोग से क्रॉप डैमेज तथा हर्डिंग जैसे कारणों से जोड़ा है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है क्या, सरकार ने शुगर अवेलेबिलिटी सुधारने के लिए कितनी रॉ शुगर के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को मंजूरी दी है? तो ये दी है 10 लाख टन, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 10 लाख टन को मंजूरी दी गई है। सरकार ने 1 मिलियन टन यानी 10 लाख टन रॉ शुगर के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारत ने यूएनएससी के किस कार्यकाल के लिए अपनी उम्मीदवारी का अभियान शुरू किया है? तो ये 2028-29 के लिए शुरू किया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत 2028-29 के 2 वर्षीय यूएनएससी नॉन परमानेंट टर्म्स के लिए कैंपेन कर रहा है। चुनाव जून 2027 में होगा। आगे बढ़ते हैं देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया है। अगला प्रश्न कहता है क्या, यूएनएससी में 2028-29 एशिया पैसिफिक सीट के लिए भारत का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो ये ताजिकिस्तान है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ताजिकिस्तान। एशिया की एक सीट के लिए भारत के साथ ताजिकिस्तान भी उम्मीदवार है। आगे बढ़ते देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है, यदि भारत 2028-29 में यूएनएससी का सदस्य चुना जाता है तो यह उसका कौन सा कार्यकाल होगा? तो यह उसका 9वां कार्यकाल होगा, यानी इससे पहले 8 बार कार्यकाल संभालित कर चुका है। चुनाव जीतने पर भारत का यूएनएससी में नॉन परमानेंट मेंबर्स के रूप में यह 9वां कार्यकाल होगा। आगे बढ़ते हैं देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र में कुल कितने रीजनल ग्रुप्स हैं? तो टोटल कुल कितने रीजनल ग्रुप्स हैं? 5 रीजनल ग्रुप्स हैं। यूएन के रीजनल ग्रुप्स हैं एशिया पैसिफिक, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, ईस्टर्न ग्रुप, यूरोप तथा वेस्टर्न यूरोप, अदर्स शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है क्या, सेठी कमीशन मुख्य रूप से किससे संबंधित था? ठीक है, सेठी कमीशन मुख्य रूप से किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था किससे? तो आप कहेंगे अधीनस्थ न्यायपालिका। ऑप्शन बी, एक मिनट, ये आपका संबंधित था अधीनस्थ न्यायपालिका की पे और सर्विस कंडीशन से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न, राइट टू लाइफ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, यानी निजता जीवन जीने का अधिकार जो है 27 अनुच्छेद 27 में से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने डिग्निटी के अधिकार को भी आर्टिकल 21 से जोड़ा है। आगे बढ़ते देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब मामला किस अधिकार से संबंधित? तो यह था जीवन एवं गरिमा का अधिकार। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, जीवन एवं गरिमा के अधिकार से संबंधित था। 1996 के जियान कौर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत लाइफ और डिग्निटी के प्रश्न पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। आगे बढ़ते देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। अगला प्रश्न है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इंडियन गेटवे का क्या अर्थ है? तो इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इंडियन गेटवे का अर्थ है भारत में स्थित सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इंडियन गेटवे भारत की टेरिटरी में स्थित ग्राउंड फैसिलिटी से जो सैटेलाइट कंसल्टेशन और डोमेस्टिक टेरेस्ट्रियल टेलीकॉम नेटवर्क के बीच इंटरफेस करती है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है क्या, स्टारलिंक की जेन 1 कंसल्टेशन में लगभग कितने सैटेलाइट्स बताए गए? तो हमको बताना है कि इसमें कितने सैटेलाइट बताए गए। तो इसमें बताए गए थे 4408 सैटेलाइट। आगे बढ़ते हैं देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है।
अगला प्रश्न कहता है वेस्ट टेकरी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, यानी एमपी में यह स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। वेस्ट टेकरी मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र से संबंधित बौद्ध पुरातात्विक स्थल है। यहाँ मौर्यन पीरियड से जुड़े अवशेष मिले हैं, यानी मौर्य पीरियड से संबंधित अवशेष यहाँ पर मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। वेस्ट टेकरी से संबंधित प्रारंभिक खुदाई किस अवधि में हुई थी? तो हमको बताना है कि इसकी खुदाई जो है किस अवधि में हुई थी। 1938-39 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 1938-39 की खुदाई में बड़े आकार की ब्रिक्स और पंच मार्क्ड कॉइन्स मिले थे, जिसके आधार पर संरचनाओं का मौर्य पीरियड से जुड़ा गया माना गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी किस वर्ष हुई थी? ठीक है, हमको बताना है ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी 1919 में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 1919। 1919 की ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी थर्ड एंग्लो अफगान वार के बाद हुई और अफगानिस्तान को फॉरेन अफेयर्स में स्वतंत्रता मिली। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी मुख्यतः किन के बीच हुई थी? ठीक, अब ये हुई तो 1919 में थी, लेकिन किन के बीच हुई थी? तो आप कहेंगे कि ब्रिटिश भारत सरकार और अफगानिस्तान के बीच हुई थी, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी मुख्यतः 1919 में ब्रिटिश भारतीय सरकार और अफगानिस्तान के बीच हुई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है डुरंड लाइन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए कि डुरंड लाइन जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र से संबंधित है। कौन? डुरंड लाइन। डुरंड लाइन ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच की सीमा निर्धारण था, लेकिन अब वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है क्या वर्ब 102 किस प्रकार की थेरेपी है? तो ये है आपकी जेन एडिटिंग थेरेपी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, क्या है? वर्ब 102 जो है किस प्रकार की थेरेपी है? जेन एडिटिंग थेरेपी है। ठीक, वर्ब 102 एक एक्सपेरिमेंटल इन विवो जेन एडिटिंग थेरेपी है, जिसका लक्ष्य PCSK9 जेन को मॉडिफाई करके LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है क्या वेब 102 किस कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए विकसित हुई है? तो LDL। अभी LDL का फुल फॉर्म कौन बताएगा? आप लोग बताएंगे। LDL को सामान्यतः बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। वर्ब 102 का लक्ष्य लीवर में PCSK9 जेन को मॉडिफाई करके LDL लेवल्स को कम करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। LDL का फुल फॉर्म हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव भारत ने कब शुरू की थी? तो ये शुरू की थी 2019 में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत ने 2019 में IPOI की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है क्या IPOI यानी इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। ठीक है, अभी अभी हमने बताया आपको इसका फुल फॉर्म इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव IPOI किस प्रकार की व्यवस्था है? तो ये है आपकी नॉन ट्रीटी आधारित सहयोगी इनिशिएटिव, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, नॉन ट्रीटी आधारित सहयोगी इनिशिएटिव व्यवस्था है। IPOI ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसमें वॉल्यूंटरी कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत UK डिफेंस कंसल्टेटिव ग्रुप की 25वीं बैठक कहाँ हुई? तो ये हुई थी आपकी कहाँ पर? नई दिल्ली में। भारत और UK डिफेंस कंसल्टेटिव ग्रुप की 25वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। 25वीं इंडिया UK डिफेंस कंसल्टेटिव ग्रुप मीटिंग नई दिल्ली में हुई, जिसमें डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन और RD पर चर्चा हुई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है सिटीज का पूरा नाम क्या है? ठीक, हमको बताना है कि सिटीज का पूरा नाम क्या है। इसका नाम है कन्वर्सेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंगर्ड स्पेसीज, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, क्या है? C का हो गया कन्वर्सेशन, I का हो गया इंटरनेशनल, T का हो गया ट्रेड इन एंगर्ड स्पेसीज। ठीक है, ये हो गया आपका सिटीज का पूरा नाम। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। उससे पहले हम जान लें कि सिटीज वन्यजीव एवं वनस्पतियों की इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने वाली अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है। इसके तहत 3 अपेंडिसेस हैं।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। देखिए आ गया, सिटीज में कितने अपेंडिसेस हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि 3 अपेंडिसेस हैं। हमने अभी अभी आपको बताया इसमें जो है 3 अपेंडिसेस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। 57वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2026 कहाँ होगा। तो ये होगा आपका 21 अगस्त 2026 को, नहीं, ये होगा कहाँ पर आपका, गोवा में। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। ठीक, 57वां IF यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 20 से 28 नवंबर 2026 तक गोवा में आयोजित किया जाना है। कहाँ पर, गोवा में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा 57वें IFFI की पहली स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग कब हुई। ठीक है, हमको ये बताना है। तो ये 21 अगस्त 2026 को हुई। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। पहली स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग 21 अगस्त 2026 को कहाँ पर हुई, कर्तव्य भवन 2 यानी न्यू दिल्ली में हुई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है IFFI की नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है। तो ये है आपकी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, भारतीय नौसेना को हाल में कौन सा इंडिजेनस एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट मिला है। तो ये मिला है कौन सा, INS मैंग्रोल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, INS मैंग्रोल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है ESWHWC का संबंध किससे है। तो ये पनडुब्बी रोधी युद्ध से है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ESWHWC का अर्थ एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है, जिसका मुख्य उद्देश्य सैलो वाटर में सबमरीन्स का पता लगाना और एंटी सबमरीन्स ऑपरेशंस में सहायता प्रदान करना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है क्या, विदेश मंत्री एस जयशंकर 23-24 अगस्त 2026 को किस देश की यात्रा पर हैं। तो ये है आपके रूस देश की यात्रा पर। कहाँ पर, रूस देश की यात्रा पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 23-24 अगस्त को रूस की यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान इंडिया रसिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की 87वीं बैठक की सह अध्यक्षता की जानी है। आगे बढ़ते हैं और आगे का हमारा क्वेश्चन जो है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है क्या, भारत रूस इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की 87वीं बैठक मुख्य रूप से किस क्षेत्र से, मुख्य क्षेत्र क्या है, हमको ये बताना है। तो इसका जो है मुख्य क्षेत्र है व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक सहयोग, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये जो हम टॉपिक करा रहे हैं ये एग्जाम की दृष्टि से वही टॉपिक करवा रहे हैं जो एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो यदि आप UPSI और UP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। आगे देखते हैं, और अंत में बस आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो तक सभी तक पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।